हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूँ मैं अगेन इंदौर कपल केस के बारे में। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे कैसे एग्जीक्यूट किया गया। क्योंकि सुबह में जो मैंने पॉडकास्ट डाला था तो उसमें केवल मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी, जो सामने आया है केवल उसकी वहाँ पर हमने चर्चा की थी। लेकिन अब मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं शादी से। इस कपल की शादी आखिर कैसे हुई। तो जो राजा हैं और सोनम हैं, दोनों के दोनों मांगलिक थे और इनकी जो समाज की एक पुस्तक चलती है, बहुत सारे समाजों की चलती है। अगर आप अपने समाज से जुड़े होते हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं उसमें, तो किताब चलती है वहाँ पर एक, उसमें ना नाम दर्ज करा दिया जाता है। जो भी लड़के और लड़कियाँ होते हैं जो शादी के योग्य हो जाते हैं तो उनका नाम वहाँ दर्ज कराया जाता है। और वो पुस्तिकाएँ जब जाती हैं अपने समाज के लोगों के पास तो वहाँ से वो पसंद करते हैं लड़की को, लड़के को, और फिर कनेक्ट करते हैं उनके परिवार से और शादी करते हैं। तो ऐसे ही लास्ट ईयर इन लोगों का नाम उस किताब में दर्ज कराया जाता है। और जो राजा का परिवार है और जो सोनम का परिवार है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसके बाद बच्चों को मिलाया विलाया जाता है। लड़के को लड़की काफ़ी पसंद आती है क्योंकि लड़के की एज 28 के करीब थी, 28-29, और लड़की 25 ईयर्स की थी और अच्छा खासा बैकग्राउंड था। दोनों ही करोड़पति फैमिली से आते हैं। राजा जो है ना वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जबकि जो सोनम है उनके घर में प्लाई वुड का काम चलता है। तो वो भी अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो अपने पापा के ऑफिस को संभालती भी थी। कभी कभी उनकी गैर हाजिरी में भी वो वहाँ पर सारा कुछ मैनेज करती थी। तो ऐसे करके अच्छी फैमिलीज थी। लड़के को लड़की पसंद आई, लड़की को शायद लड़का भी पसंद आ ही गया था, वरना ऐसे तो हामी भरी नहीं जाती। और ऐसे करके इनकी शादी हो जाती है। अब जब शादी हो जाती है तो जो राजा रघुवंशी हैं वो कोशिश करते हैं अपनी होने वाली वाइफ से बात करने के लिए। अब इधर पर एक बात और है कि ये जो शादी है ये अगले साल की बताई जा रही थी। सारे लोग अगले साल ही करना चाहते थे, बट जो सोनम के पापा हैं, वो चाहते थे कि शादी इसी साल हो, क्योंकि वो बहुत कुछ जानते थे सोनम के बारे में। वो मैं आगे बताऊंगी कि कैसे। तो अब हुआ क्या कि जो राजा हैं वो लगातार फ़ोन करते थे सोनम से बात करने के लिए, क्योंकि आजकल ये चलता भी है कि नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे ही शादी की बात कंफर्म हो जाती है, गोद भराई कर दी जाती है। हम लोग क्या गोद भराई उसको बोलते हैं जो शुरुआत में होती है। कुछ लोग गोद भराई सिर्फ उसको बोलते हैं जो बच्चा होने के टाइम होती है, बट एक ये गोद भराई भी होती है हम लोग क्या, जिसको पक्यात बोलते हैं कि पक्का कर दिया, जैसे तिलक चढ़ता है लड़के का, वैसे ही कुछ। तो यहाँ पक्की हो गई थी शादी। तो अब फोन वगैरह जो है राजा करने लगते हैं सोनम को, लेकिन सोनम जो है इंटरेस्टेड नहीं थी बात करने में, फोन नहीं उठाती थी। तब थोड़ा राजा को लगा कि शायद सोनम खुश नहीं है और राजा ने अपनी मॉम से इस बारे में बात की। और राजा की मॉम ने जो है सोनम की फैमिली से बात की कि क्या आपकी बेटी खुश नहीं है, क्योंकि वो बच्चा बात करना चाहता है बट वो बात नहीं करती है। तो सोनम को शायद घर में डांटा गया होगा। तो सोनम ने फिर धीमे धीमे राजा से बात करनी स्टार्ट कर दी। एक दिन राजा ने बोला कि चलो चलते हैं साथ में मूवी देखते हैं, बट सोनम वहाँ भी मना कर देती हैं। राजा को फिर थोड़ा फिशी लगता है, लेकिन फिर धीमे धीमे चीज़ें नॉर्मल हो गई थी और ये शादी हो जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा सोनम की बैक स्टोरी सुनाती हूँ। जो राज कुशवाहा का नाम लिया जा रहा है उससे सोनम का था अफेयर। सोनम 25 साल की थी और ये जो अफेयर वाला लड़का है जिससे अफेयर था उनका, राज कुशवाहा, ये उनसे 4 साल छोटा था और इनकी ही फैक्ट्री में छोटे मोटे ऐसे काम, 4th क्लास जो एम्प्लॉय होता है जो कि नॉर्मल काम करता है, उस टाइप का वो बंदा था। और इनका उससे मेल जोल कुछ ज़्यादा ही था। वहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो कहीं ना कहीं सोनम और राज के बारे में जान चुके थे। सब जगह हल्ला होने ही लगता है, ऐसी खबरें आग की तरह फैलती हैं। अब क्योंकि जो सोनम है ना अपने भाई के साथ ऑफिस जाती थी और भाई के साथ ही घर वापस आती थी, तो ऐसे मोहल्ले वालों को कभी ऐसी चीज़ें नहीं दिखी कि सोनम गलत है या सोनम कुछ ऐसा कर रही है, और ना ही दूसरे लोगों को ऐसा कुछ पता था। लेकिन ऑफिस के सारे लोग जानते थे और सोनम के फादर को ये भनक लग चुकी थी या किसी ने उनसे कंप्लेन कर रखी थी। इसलिए अब सोनम के पिताजी को ये था कि भाई जल्द से जल्द बेटी की शादी करनी है और हमें कुछ भी वेट नहीं करना है, हमें शादी कर देनी है। शादी के लिए मुहूर्त वगैरह निकाला गया, शादी हो गई। लेकिन इनके जो ज्योतिषी हैं, सोनम के जो फैमिली के ज्योतिषी हैं, उन्होंने ये बोला था कि बेटी की विदाई आप 29 मई से पहले मत करिएगा और इनका घूमने जाने का योग तो अभी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इनको बाहर मत जाने दीजिएगा। लेकिन हुआ क्या कि सोनम अपनी जिद पर अड़ गई और उन्होंने ना क्या किया, बुकिंग वगैरह टिकट्स की करा ली। पहले तो राजा रघुवंशी भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सोनम को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन सोनम नहीं मानी। उन्होंने टिकट बुक कर लिया और बोला कि अब तो टिकट बुक हो चुके हैं, अब तो तुम्हें चलना होगा। तो 11 मई को इनकी शादी होती है और इनका जो निकलने का होता है, घूमने का जो प्लान बनता है वो 20 मई का होता है और 20 मई को ये लोग निकलते हैं। टिकट्स बुक हो चुके थे जाने के, पर लौटने के टिकट्स जो हैं सोनम ने बुक नहीं किए थे। और सोनम ने अपने हस्बैंड राजा से बोला था कि तुम्हारी जितनी भी ज्वेलरीज हैं, लाइक चेन है या फिर तुम्हारी जो अंगूठी
अंगूठियां हैं, रिंग्स हैं, ये सारी की सारी तुम लेकर चलना, वहां पहनना। ऐसे करके घुमा फिराकर राजा को मना लिया था और राजा मान चुका था। जबकि राजा की जो मॉम है वो पहले तो इनको भेजना भी नहीं चाहती थी क्योंकि ज्योतिषी ने मना किया था। दूसरा कारण ये था कि वो नहीं चाहती थी कि ये जो ज्वेलरीज हैं ये राजा पहनकर जाएं, क्योंकि सेफ नहीं होता है। कई बार सोने के लिए भी ऐसे कई सारे जो वारदात हैं वो होते रहते हैं और माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा डरते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं उनको लेकर। तो ऐसे करके उनकी मॉम ने उसको मना किया था। बट कहते हैं ना, नई नई शादी का खुमार होता है, तो जैसा कि उसकी पत्नी ने बोला वैसा उन्होंने किया। अब सोनम ने यहाँ प्लानिंग पहले से कर रखी थी। वो 3 महीने पहले से ही प्लान बनाकर बैठी थी कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। कहीं ना कहीं एक रोष था अपने परिवार के प्रति कि मेरा जो प्यार है उसको सक्सेस नहीं होने दिया और मेरी शादी कहीं और करा दी। तो ये एक रोष था जो वो प्रकट कर रही थी कहीं ना कहीं। 9 लाख रुपए उन्होंने अपने अकाउंट से निकाले। अच्छी खासी फैमिली से थी जैसा कि मैंने बोला, तो 9 लाख रुपए उन्होंने अपने अकाउंट से निकाले थे और 50,000 रुपए उन्होंने फिरौती के लिए दिए हुए थे। तो ये जो 3 लोग थे जो कि आगे पीछे इन लोगों के घूम रहे थे, जिसको लेकर गाइड ने भी बात की थी, ये वो 3 लोग थे जिनको हायर किया गया था। किसकी तरफ से? राज और सोनम की तरफ से। राज मेघालय में अवेलेबल नहीं था, राज इंदौर में ही बैठा हुआ था फैक्ट्री में, सोनम की फैक्ट्री में बैठकर वो सारी प्लानिंग कर रहा था और इन सबसे फोन कॉल पर बात कर रहा था। और जबकि सोनम जो है वो अपने दूसरे वाले मोबाइल से, क्योंकि उनके पास एक नहीं 2 मोबाइल थे, वो दूसरे वाले मोबाइल से जिसका नंबर किसी के पास नहीं था, लोकेशंस वगैरह शेयर कर रही थी इन 3 बंदों को। और ये जो 3 बंदे हैं ये सेम होटल में रुके हुए थे जहां पर सोनम और राजा रुके हुए थे। अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखोगे तो एक व्हाइट शर्ट थी जो कि राजा की बॉडी के पास से मिली हुई थी, वो सोनम की थी और सोनम उस सीसीटीवी फुटेज में वो व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं और उन्होंने जानबूझकर जो वो शर्ट है वो राजा की बॉडी के पास फेंकी थी। तो ये लोग ट्रैकिंग पर निकले थे। ट्रैकिंग पर जब ये जा रहे थे तो जानबूझकर ऐसी जगह सोनम ने डिसाइड की थी जहां पर इस तरीके की वारदातें होती रहती हैं। मतलब सोनम ने गूगल सब कर रखा था, सारा दिमाग उन्होंने लड़ा रखा था। मतलब इतना ज्यादा माइंड इस बंदी के अंदर था कि शर्ट भी छोड़कर जा रही है ताकि वो जो डॉग्स हैं वो आए तो वो पता ना लगा पाए कि सोनम कहाँ गई, कैसे गई। कपड़ा तो वो वहीं छोड़कर चली जाती हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि सोनम गाड़ी से गई हैं उस वारदात के बाद, ताकि उनको ना ऐसे डॉग्स जो हैं वो सूंघकर पता ना लगा सके उनका। अगर वो पैदल पैदल जाती या नॉर्मल किसी खुली गाड़ी से जाती तो इतना पता लगाना मुश्किल था। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसको प्लान किया था। वो 3 लोगों को पीछे उन्होंने बुलाया और फिर धीमे धीमे जो है ना राजा की बातचीत उनसे करवा दी और फिर फ्रेंडशिप करवा दी। और उसके बाद जो कहा जा रहा है जो हथियार था उससे जिससे राजा का कत्ल किया गया, वो नए हथियार से उन्होंने कत्ल करके उसको वहां से ठिकाने लगा दिया। और उसके बाद ये लोग वहां से भाग जाते हैं। सोनम जो अपनी शर्ट है वो वहां उतार कर फेंक जाती हैं। उस पर थोड़ा बहुत खून का निशान भी थे, वो शायद उनके पति के ही खून के निशान थे। तो इतना दिमाग अगर सोनम के अंदर था तो क्या सोनम के अंदर इतना दिमाग नहीं था कि जिससे वो प्यार कर रही हैं, जिससे वो अपना फ्यूचर जिसके साथ देख रही हैं, जिसको वो बॉयफ्रेंड बनाकर बैठी हैं, क्या वो उनके स्टैंडर्ड का है? क्या वो लुक्स से लेकर या किसी भी चीज़ में उनके कंपैटिबल है? क्या उनकी फैमिली अगर उनके लिए कुछ सोच रही है तो वो सही है या गलत, ये कभी सोनम ने सोचा ही। इतना दिमाग ऐसी चीज़ों में लगा सकती हैं, बट उन्हें ये नहीं लगा कि वो जो दूसरी चीज़ कर रही हैं के लिए वो ये सब कर रही हैं वो सही है या गलत। और फिर भाई जब तुमने 9 लाख रुपए अपने अकाउंट से निकाल लिए थे, तुम अपनी गोल्ड ज्वेलरी लेकर गई थी, तुम पति की गोल्ड ज्वेलरी लेकर गई थी, तो तुम्हारे पास एक अच्छा कहते हैं ना कि तरीका था कि तुम अपने पति के सोते, जब तुम्हारा पति सो रहा है उस वक्त तुम सारा गोल्ड लेती, पैसा लेती, भाई फरार हो जाती ना राज कुशवाहा के साथ। लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। किसी की जान लेना कहाँ तक सही है? और अगर इतना ही जान लेने पर उतारू थी तो भाई अपनी लेती। किसी और के बेटे के साथ तुम लोगों ने इस तरीके का किया। तो इस तरीके से जो सोनम है वो पूरा ये बिछाती हैं और उसके बाद वहाँ से भाग जाती हैं। उनको लगा था कि लोग यही सोचेंगे कि सोनम और जो वो उनके पति गए हुए हैं उनका खाई में गिरने से कुछ हो गया, कोई पता नहीं लगा पाएगा इनके बारे में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब जो राजा हैं उनके भाई और जो सोनम के भाई मिलकर वहाँ गए, उन्होंने पता लगवाया, यूट्यूबर्स की सहायता ली और धीमे धीमे जब ये केस हाई प्रोफाइल केस में तब्दील हुआ तब जाकर सारी कड़ी से कड़ी जोड़ी गई। और जब राजा की बॉडी मिली तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये यकीन हो गया कि भाई इसमें तो सोनम का हाथ है। बातें तो बहुत ज़्यादा मीडिया कर रहा था कि बांग्लादेश मतलब ले गए होंगे किडनैप करके, ये करके वो करके, लेकिन पुलिस का दिमाग अलग चल रहा था। उन्होंने कभी भी बांग्लादेश की तरफ सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया, वो बैक साइड ही आए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ये टेक्निकल चीज़ों से ये इनके फ़ोन कॉल्स और ये सारे डिटेल्स निकालने स्टार्ट कर दिए थे। तो ऐसे करके जो है ये 3 लोगों के बारे में पता चल जाता है और एक एक करके लोग पकड़े जाने लगते हैं। कहा जा रहा है एक ललितपुर से भी गिरफ्तार किया गया है। एक बंदा उसमें से ललितपुर का रहने वाला था लेकिन जॉब वो इंदौर में ही कर रहा था। और ये जो तीनों बंदे थे ये कहीं ना कहीं वो जो राज कुशवाहा है जो कि सोनम का कथित तौर पर बॉयफ्रेंड है, उसके दोस्त यार ही थे। तो ऐसे करके इन लोगों ने ये सारा माजरा प्लान किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, सब तितर बितर कैसे हो गए, क्योंकि सोनम ने सरेंडर किया है गाजीपुर में आने के बाद। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सोनम जो पैसा गोल्ड वगैरह लेकर घूम रही थी, क्योंकि जब उनकी हालत आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में वो मिली हैं,
तो गोल्ड और ये जो पैसा कैश वैश लेकर वो निकली थी वहाँ पर अपने पति को ठिकाने लगाने के बाद, तो हो सकता है कि जिन लोगों ने इनका साथ दिया था उनकी नीयत खराब हो गई हो और उनको लगा हो कि भाई ये पैसा लेकर हम भी भाग सकते हैं। तो हो सकता है वो पैसा गोल्ड और ये सब लेकर वो भाग गए हों और कहीं ना कहीं उन्होंने सोनम को धोखा दे दिया हो, तो सोनम फिर इस तरीके की हालत में मिली हो। या हो सकता है कि ये भी उनका प्लान का कोई हिस्सा हो, इसके बाद भी कोई नई थ्योरी सामने निकल कर आए। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि सोनम को भी यहाँ पर दगा मिली है, क्योंकि पैसा देखने के बाद अच्छों की नीयत बदल जाती है। या ये भी हो सकता है कि जो राज कुशवाहा हैं वो सोनम से ये जो इश्कबाजियां लड़ा रहे थे शायद उनके पैसे की वजह से लड़ा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी बॉस की बेटी है। और आजकल लोगों के दिमाग में ये अच्छा होता है ना कि बड़े बाप की बेटी को पटा लो तो हमारी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। तो ऐसा कुछ उन्होंने सोचा होगा। और फिर जब उन्होंने सोचा कि हमें पैसे मिल रहे हैं तो हमें क्या मतलब है फिर लड़की से, पैसे लो और भाग जाओ, रफू चक्कर हो जाओ। तो हो सकता है ये वाला भी एंगल हो। अभी धीमे धीमे इसकी परतें खुलेंगी और भी कहानी आप लोगों के सामने आएंगी, जिनको हम आने वाले वक्त में ज़रूर शेयर करेंगे। तो चैनल पर बने रहना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।